नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं ललित खुलवे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड में सरकारी स्कूल जो है वो खाली क्यों हो रहे हैं। तो इस पे हम थोड़ा सा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो उत्तराखंड के भविष्य से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर उत्तराखंड में सरकारी स्कूल खाली क्यों हो रहे हैं। क्या लोग गांव छोड़ रहे हैं या सरकारी स्कूल। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो एक पलायन पे थी। पलायन में एक मुद्दा बेरोजगारी था, एक मुद्दा उसमें आपने सुना होगा, उसमें एक दूसरे को, जो हम बात कर रहे थे कि एक दूसरे को देख के चीजें कर रहे हैं। जो एक दूसरे को देखने वाली जो बात थी उसमें जो कारण है वो स्कूल है। यदि किसी का बच्चा शहर में पढ़ रहा है, वो भी गांव से शहर में पढ़ाने गया, तो दूसरा भी उसको देख के कर रहा है कि यार ये भी यही है, इसके पेरेंट्स भी यही हैं या इसके माँ बाप यही हैं, और इनकी जो माताएं लोग हैं वो इनको शहर में ले गई हैं, जबकि उनके जो पिताजी लोग हैं वो घर में ही हैं। तो दूसरा भी कर रहा है कि भैया ये नहीं पढ़ा रहे हैं तो मैं क्यों पढ़ाऊं। ये वाला कॉन्सेप्ट है कि ये नहीं पढ़ा रहे हैं तो मैं भी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आजकल ये चीजें थोड़ा सा ट्रेंड में है। तो यदि हम पहले की बात करें तो पहले गांव के सरकारी स्कूल बच्चों की आवाजों से गूंजते थे। सुबह की प्रार्थना, खेल का मैदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चों की चहल पहल, ये सब रहती थी। हमने ही देखा है जब हम पढ़ते थे, बहुत पुरानी बात नहीं है, तो लगभग मान के चलो यही रही होगी 2005-06 की बात रही होगी कि जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो 105 106 बच्चे हुआ करते थे टोटल, 1 से 5 तक के। उसमें आज केवल 5 बच्चे हैं, 5 या 6 बच्चे हैं प्राइमरी स्कूलों में। लगभग हर स्कूल की दशा, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 5, कहीं 2, कहीं 3, कहीं तो बंद ही हो चुके हैं। तो मेन कारण ये है, एक तो जो लोग रोजगार के लिए बाहर गए तो भैया उनके फैमिली भी बाहर गई, तो सब लोग बाहर चले गए, तो जाहिर सी बात है जब बाहर चले गए तो बच्चे भी बाहर ही पढ़ेंगे। दूसरा ये है, लेकिन आज स्कूलों में बच्चों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। जो मैं बात कह रहा हूँ कि यार भाई 5 बच्चे, 6 बच्चे या 2 बच्चे ही पढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति हमको वहां पर देखने को मिल रही है। सबसे पहला कारण है इसके पीछे, यदि हम चीजें जाने तो शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लोगों के मन में एक धारणा है कि भैया देखो, आजकल आपने देखा होगा जब हम पढ़ते थे तब तो सबके बच्चे पढ़ रहे होते थे, चाहे माहौल कैसा भी हो, पढ़ना है तो गांव में ही रहना है, क्योंकि माँ बाप गांव में थे, बाहर की होड़ किसी को नहीं थी, सब लोग गांव में पढ़ते थे तो पढ़ रहे थे, चाहे माहौल हो चाहे माहौल ना हो। पढ़ने वाले तब भी पढ़ते थे, नहीं पढ़ने वाले तब भी नहीं पढ़ते थे। आज लोगों के मन में एक धारणा है कि जो गांव के स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, चाहे कोई भी स्कूल हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे जूनियर हाई स्कूल हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, सबकी जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें उसको लेके कुछ इस तरीके की धारणाएं हैं। अधिकांश जो माता पिता हैं वो ये मानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई बेहतर होती है। अब उसके पीछे यदि मैं इस कारण पे भी मैं जाने की कोशिश में करी, मैं खुद शहर में रहता हूँ, मैंने पहाड़ में, मैंने 12th तक की पढ़ाई पहाड़ से करी है, मैंने उस चीज को भी देखा है। अभी मैं शहर में हूँ, मैं यहाँ पे भी चीजों को देख रहा हूँ। देखो अंतर कहाँ पे आता है कि यहाँ पर चीजें क्या हैं। दो, आप प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हो, प्राइवेट स्कूल में जो अदर्स एक्टिविटी हैं उनको लेके एक अवेयरनेस है। यहाँ पर जो टीचर वगैरह हैं उनको सैलरी एक सरकारी टीचर के मुकाबले बहुत कम मिलती है। वो बच्चों के पीछे मेहनत करता है, वो इसलिए भी करता है कि यदि वो बच्चे, जिस बच्चों के पीछे वो मेहनत कर रहे हैं, यदि वो ग्रोथ करेंगे, यदि उनकी ग्रोथ होगी तो उस टीचर की भी ग्रोथ होगी। जब ये कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है तो वहां पर मेहनत डबल हो जाती है। जबकि सरकारी स्कूलों में मैंने देखा है कि वहां पर ये नहीं है कि यदि टीचर मेहनत नहीं भी करे तो भी टीचर की सैलरी एज इट इज रहनी है। सीरियस टीचर का कोई ऐसा रिव्यू नहीं होना है कि भैया, मतलब कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसे मानक नहीं है कि यदि टीचर का कुछ इस तरीके की चीजें हैं, खाली वो एक डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है कि उनका रिजल्ट खराब हो गया, तो ये खाली एक प्रकार से कहने वाली बातें हैं।
जो भी उनके विभाग के लोग हैं वो इस चीज़ को मतलब एक चीज़ों में एक लोगों तक एक मैसेज पहुंचवा देते हैं कि इनका रिजल्ट खराब है तो इस टीचर को ये चीज़ होगा या इसको होता कुछ नहीं है, ये सरकारी सिस्टम है। तो प्राइवेट में ये सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा चीज़ें बनी रहती हैं। तो यही माध्यम है कि वो आकर्षित होते हैं। दूसरा है थोड़ा इंग्लिश का। आपने देखा होगा जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे उनको अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज थोड़ा कम हो या जो कुछ भी हो, लेकिन वो बच्चे इंग्लिश में उनकी जो कमांड होती है वो थोड़ा अच्छी होती है। और हमारे भारत में एक ट्रेंड भी है कि मेरे मेरे हिसाब से भाषा जो है वो एक माध्यम है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो कोई अन्य भाषा भी हो, उसमें इंग्लिश भी आती है। यहाँ यदि कोई बंदा इंग्लिश बोले तो उसको सोचते हैं कि ये इसको मतलब ये एक प्रकार से इसका मतलब एक स्टैंडर्ड माना जाता है और माना जाता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और यदि कोई हिंदी में ही उस चीज़ को बात करे तो उसको थोड़ा सा उस नज़र से देखा जाता है। ये परसेप्शन भी हम ही लोगों ने बनाया हुआ है, हम ही लोगों के बीच के लोगों ने बनवाया हुआ है, कहीं से नहीं आया। जबकि कहीं पर नहीं, अंग्रेजी भी एक भाषा है, हिंदी भी एक भाषा है। इसी तरीके से भारत के अंदर बहुत भाषाएं हैं। भाषा केवल एक माध्यम है जो कि एक प्रकार से कम्युनिकेशन करने का एक माध्यम है, जिससे हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बंदा हमसे इंग्लिश में बोलता है, हम उसको समझ जाते हैं और हम उसको जवाब हिंदी में देते हैं। वो बंदा भी हिंदी समझता है तो हमारी बात को समझ जाता है। हो सकता है वो समझता हो हिंदी लेकिन बोल नहीं पाता हो, वो बात इंग्लिश में ही करता है, हम जवाब हिंदी में देते हैं। हम हिंदी समझते हैं, वो भी हिंदी समझता है, हम इंग्लिश समझते हैं, हम उसका जवाब देते हैं। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि कहीं पर कोई दिक्कत है। दिक्कत वहां पे आती है कि जहां पर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, दूसरा बंदा उसको नहीं समझ रहा है, तो वहां पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन का चीजें आ जाती हैं। तो हम ये भी कहते हैं कि आपको हर भाषा की जो ज्ञान है, चाहे उसको बोलना ना आए, उसको पढ़ना और उसको समझना आना चाहिए, जिससे कि आप उसमें कम्युनिकेशन कर पाए। तो ये स्किल होती है, इस स्किल को आप आपस में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं पर मानक नहीं है कि आपको अंग्रेजी आती है तो आपको सब कुछ आता है, यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको कुछ नहीं आता है। ये परसेप्शन हमारे समाज में है और ये हम ही लोगों ने बनाया है। दूसरा कारण जो हमारा यहाँ पर यह है, जब भी कोई परिवार है वो रोजगार या स्वास्थ्य या शिक्षा के लिए बेहतर चीज़ों के लिए शहर जाते हैं, तो फिर उनके बच्चे भी वहीं चले जाते हैं। मैंने ये बात ऊपर कर ली, तो इससे आबादी भी कम हो जाती है। जब मैं रोजगार के लिए निकला, मेरी तरह 10 लोग और निकले, उनके फैमिली उनके साथ निकली। यदि सब लोग रोजगार के लिए बाहर निकलेंगे तो उनकी फैमिलियाँ निकलेंगी, उनके बच्चे शहर में रहेंगे तो पढ़ाई भी शहर में करेंगे। वो चाहे किसी भी माध्यम से निकले हो, चाहे रोजगार के माध्यम से कोई निकला हो, कोई स्वास्थ्य के कारण से निकलता है, कोई पर्टिकुलर शिक्षा की वजह से भी निकलता है। जो मैं देखा देखी का कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ वो शिक्षा का है। तो यहाँ पर क्या होती है, तो उस वजह से आबादी कम होती है। यदि आबादी कम होगी तो ऑब्वियसली है जो पहाड़ के जो स्कूल है वो खाली ही होंगे, क्योंकि भैया जब लोग गांव में रहेंगे नहीं तो उन स्कूलों में पढ़ेगा कौन। वो स्कूलों का खाली होने का एक कारण ये भी है। मेरा मानना है कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन इसके साथ रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क, इंटरनेट और जीवन शैली की भी सुविधाएं हैं। आज गांव में, बहुत सारे गांव में जो हमारा सड़क की कनेक्टिविटी है वो पहुंच चुकी है। बहुत सारी जगह हमारे जो इंटरनेट है वो भी अब पहुंच चुका है। रोजगार का थोड़ा सा हमारे पहाड़ों में अभी भी है और मेरे को लगता है कि रहेगा भी, क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो नीतियां बनाने की जरूरत है। दूसरा, जो लोग भी अपना कोई भी वहाँ पर मतलब कोई भी स्टार्टअप शुरू करते हैं, उससे पहले वो एक प्रकार से सर्वे करते हैं, क्योंकि कम से कम 25 या 30% उनको मैन पावर से रिलेटेड चीज़ें और उनका जो मतलब बनने वाली चीज़ें हैं वो लगभग वहीं पर बिक जानी चाहिए। 70% के लिए वो किसी दूसरे पे डिपेंड, शहरों में डिपेंड रह सकते हैं। लेकिन गाँव की स्थिति ऐसी है कि 30% तक भी वहाँ पर, क्योंकि लोग नहीं हैं और लोगों को शहरों से वापस लाना अपने आप में एक थोड़ा सा चैलेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत समय से लोग शहरों में सेट हो चुके हैं और जिनको शहरों की अब रहन सहन की आदत हो चुकी होगी। मुझे नहीं लगता, चाहे वो मतलब जो लोग पहले गांव में रहे हैं अभी शहर में, वो तो एक प्रकार से अपने को एडजस्ट कर भी लेते हैं, लेकिन उनके बच्चे वगैरह अब एडजस्ट नहीं कर पाते। चाहे वहाँ पर कितना ही सुकून हो, वो 2-3 दिन तो वो जगह उनको काफ़ी अच्छी लगती है घूमने फिरने से रिलेटेड, या उनको
नेचर से रिलेटेड, लेकिन वो वहाँ पर ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी आदत, उनका बचपन, उनका एक प्रकार से देखा जाए तो उनकी पैदाइश ही यदि शहर की है, तो उन्होंने हर चीज़ शहर में जिया है और वो वहीं की चीज़ों को उनको अच्छी लगने लगती है। शहर, पहाड़ केवल 2-4 दिन यही अच्छे लगते हैं। तो ये सबसे चीज़ें हैं, तो ये कारण भी है हमारे स्कूलों का खाली रहना। तो सबसे बड़ा चिंताजनक बात यह है कि जब स्कूल खाली होते हैं तो गांव का भविष्य भी कमज़ोर होने लगता है। स्कूल किसी गांव का केंद्र होता है, जहां बच्चे नहीं होंगे तो होंगे वहां आने वाले समय में युवा नहीं होंगे, और जहां युवा नहीं होंगे वहां विकास भी नहीं होगा। यही कारण है कि आज सब जनसंख्या शहरों में है, पहाड़ों में लिमिटेड जनसंख्या है। जो हमारे जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि लोग होते हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के सदस्य में है, प्रधान हो, ग्राम प्रधान हो, या आपका क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, या जिला पंचायत सदस्य हो, ये सब लोग आज की डेट में केवल बहुत छोटी छोटी ग्राम सभाएं हो चुकी हैं। विधानसभा का एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। बहुत सारे लोग जो वोट, जिनके वोट पहले गांव में हो करते थे, उनके शहर में चले गए हैं। तो इस वजह से वहाँ पर जो है जनसंख्या क्या हुई है, कम हुई है। जनसंख्या कम है तो वहाँ पर एक प्रकार से वोटर भी कम हुआ है। सेलेक्टेड वोटर है, सेलेक्टेड लोग वोट देते हैं, उसमें से भी 30 से 40% लोग वोट के दौरान किसी न किसी कारण से बाहर रहते हैं, और जो कि अपने कामों में, शहरों में प्राइवेट नौकरी की वजह से या किसी अन्य कार्यों से वोट देने नहीं आते हैं। लेकिन मैं गुजारिश तो ये करूंगा जिनका वोट गाँव में होता है, क्योंकि गाँव का भविष्य, गाँव का विकास उन्हीं लोगों के हाथ पे है। यदि वो बढ़ चढ़ के अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा, एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है वो चुना जाएगा, जो कि हम ही लोगों के बीच में से होता है, और वहाँ पर विकास के कार्य भी अपने हिसाब से और लोगों के हिसाब से करता है। लेकिन फिर भी बहुतों की समस्याएं होती हैं। हम केवल ये बातें एक अवेयरनेस के हिसाब से कह सकते हैं कि वोट देने आना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंडीशनें हो सकती हैं, वो तो वो लोग ही जानते हैं। और कुछ लोगों का इस वोट वगैरह देने से ज़्यादा लगाव भी नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि हम वोटर तो हम गांव के हैं, रहना हमने शहर में, शहर में हमारा वोट है नहीं, गांव में हम रह नहीं सकते हैं। और गांव में यदि वोट ही देने जाएंगे तो इन्होंने विकास करना नहीं है। एक ऐसी परंपराएं भी हमारे जनप्रतिनिधि जो लोग चुन के आते हैं, वो खुद ही 5 साल में अपने को ये साबित करवा देते हैं कि हम केवल, हमें आप वोट दो। 5 साल तक हो सकता है कोई जनप्रतिनिधि तो शकलीन दिखाता है, और दिखाते भी हैं तो खाली कभी आ गए किसी कारण से, कोई कभी किसी ने वहाँ पर वन्य जीव संघर्ष हो गया, धरने प्रदर्शन करे, किसी ने कुछ इस तरीके करे, तो सांत्वना वगैरह देने वो लोग आ जाते हैं, और उसके बाद वो केवल वोट मांगने आते हैं। तो फिर कॉन्सेप्ट वही आता है कि वोट मांगने आ रहे हैं, 2-3-4 पार्टियां गिनी चुनी होती हैं, 2-3 पार्टियां हैं, वोट उन्हीं में से एक को देना है। कभी कैंडिडेट बदल जाता है, कभी हालात परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो आज कांग्रेस को दिया, कल बीजेपी को दे दिया, कभी बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दे दिया। थोड़ा सा परिवर्तन आया तो निर्दलीय या कोई क्षेत्रीय पार्टी है तो उसको दे दिया। देने से मतलब है, पता उनको है कि करना किसी ने कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में कॉन्सेप्ट यह आ चुका है कि करना किसी ने कुछ नहीं है। चाहे आप बीजेपी को वोट दो, आज 70% लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि करना किसी ने कुछ नहीं है, हमारा काम केवल वोट देने का है। करते सब अपनी मन के हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान से लेके हो, चाहे सांसद तक के लेके हो। पहाड़ों का एरिया बहुत बड़ा होता है, पॉपुलेशन कम होती है, तो वो ग्राम प्रधान, पहले तो वो जो विधायक होता है वो वोट मांगने ही उस टाइम पे उसको जबरदस्ती क्योंकि चाहिए होता है, क्योंकि 5 साल रहना है, तो वो किसी प्रकार से घूम लेता है। लेकिन जैसे ही वो जीत जाता है उसके बाद उसका आना, वो मूवमेंट उसकी बंद हो जाती है। उसके पास भी कई तरीके के बहाने होते हैं, कभी उसके विधानसभा सत्र का बहाना होता है, सांसद है तो उसका संसद का बहाना होता है, और फिर उसके बाद इस तरीके की चीज़ें होती हैं। फिर उसके जो खास खास लोग होते हैं वो उसको राय परामर्श देते हैं, कहीं काम होता है, कहीं काम नहीं होता है। जनता को भी पता है कि भैया काम तो होगा नहीं, तो फिर एक प्रकार से फेस वैल्यू होती है। जैसे अभी हम बीजेपी की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी केंद्र में है, नरेंद्र मोदी जी की एक फेस वैल्यू है, तो उस फेस वैल्यू पे जो भी बीजेपी का कैंडिडेट आता है उसको वोट भी मिल जाते हैं,
और कुछ उस बंदे की हल्की फुल्की होती है फेस वैल्यू, उसके हिसाब से बन जाते हैं, वो जीत जाता है। वैसी कांग्रेस है, कांग्रेस की भी कोई बंदे की खुद की फेस वैल्यू होती है, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व में ऐसी कोई फेस वैल्यू अभी नजर आती नहीं है, तो उनको अपनी फेस वैल्यू पर कुछ वोट मिल जाते हैं। और कुछ लोग पहले से ही कुछ कट्टर मानसिकता के साथ होते हैं कि हम कांग्रेस को ही देते आ रहे हैं तो कांग्रेस को ही देंगे, चाहे उसमें कैंडिडेट कोई भी हो। कोई बीजेपी का होता है तो बीजेपी को ही देता है, कुछ वोट उसमें इधर उधर चले जाते हैं। तो ये सिस्टम चले आ रहा है। लेकिन कोई भी लोग, मुद्दा सबका है, मुद्दा सबका पलायन है। जो भी वोट मांगने आता है उसका मुद्दा पलायन है। वहां रोजगार देने की बात करता है, अपनी जल जंगल जमीन की बात करते हैं, सब बात करते हैं। लेकिन जब इनको धरातल पर लाने की बारी आती है तो किसी न किसी के दौरान कोई ना कोई पेंच इसमें फंस ही जाता है। चाहे वो एरिया बड़ा होने की बात हो, चाहे वो बहुमत नहीं है इसकी बात हो, चाहे वो बजट की बात हो, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई मामला अटक जाता है। आप एप्लीकेशन देते हो, उस एप्लीकेशन को फाइलों में वो चलते रहती है और वो मामला अटकते अटकते तब तक 5 साल हो जाते हैं। तो आपका उसने काम नहीं किया, मुद्दे पहले कुछ थे, उस पर काम नहीं हुआ, तो आप भी उसको बदल देते हो। अगले 5 साल दूसरा आता है, वो तुम्हारे उसी मुद्दों पे वोट मांगता है, जो मुद्दे उसने काम नहीं किए तो उसको भी 5 साल लग जाते। ऐसी परिपाटी कई सालों से चलते आ रही है। अब क्योंकि मेरा मुद्दा इस पर राजनीति करने का तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनमें क्योंकि जो राजनीति का मतलब यहाँ पर है राज करने की नीति, और राजनीति का मतलब सरकार, सरकार का मतलब है हम। यानी कि सरकार जो होती है वो हमारे लिए नीतियां बनाती हैं, लेकिन सरकार अपना जो मैनिफेस्टो है वो तो नीतियों को लेके आती है, जो भी वोट मांगती है वो तो नीतियों के आधार पे मांगती है। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो उन आधारों को सब भूल जाते हैं। अब इसमें गलतियां हम लोगों की हैं। सबसे पहले हम अपने को लेंगे, क्योंकि हमारे ही कुछ लोग जब इनके साथ जब भी चुनाव प्रचार होता है, जब भी ये गांव में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, 1 बाय 1 सबसे मिलते हैं, तो उन्हीं में से हमारे गांव के ही लोग कुछ होते हैं जो इनके साथ जुड़े रहते हैं। उनको किस तरीके से बेनिफिट होता है, उस समय क्या बेनिफिट हो रहा होता है, क्योंकि वो जीतेगा नहीं जीतेगा ये तो बात का वक्त है। जीतने के बाद क्या बेनिफिट की बात होती है, क्या डील होती है, ये सब डील में तय होता है। तभी वो लोग, अब वो लोग हमारे ही बीच के लोग होते हैं, वो किसी न किसी तरीके से हमसे जुड़े होते हैं और हमको भी वो भरोसे में लेते हैं, और नहीं भी लें तो करेंगे क्या। 2-3 पार्टियां हैं, और खासतौर पर उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पर तो तीसरी पार्टी इस समय थोड़ा सा लाइट में आ रही है, उत्तराखंड क्रांति दल। वैसे तो मेन तरीके से यहाँ पर 2 ही पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी। कभी लोगों ने 2, 5, 10 साल तक बीजेपी को दिया, तो उसने कहीं पर कमियां छोड़ी तो फिर वो लोग चेंज कर ही देते हैं। लेकिन अभी जब से थोड़ा सा मोदी जी यहाँ पर सरकार में है तो लोग अभी थोड़ा चेंज नहीं कर रहे हैं उनकी फेस वैल्यू के हिसाब से। लेकिन जो मुद्दे उन्होंने करे थे वो मुद्दों पे काम कुछों पे हुआ है, कुछों पे होना बाकी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक्चुअल में जो बोला जाता है उस पर काम तो मेरे को नहीं लगता किसी ने यहाँ पर उत्तराखंड में किया है। और उत्तराखंड की मेन जो समस्याएं हैं वो यही है कि हमारे जो लोग हैं, जब लोग सही व्यक्ति का चुनाव ही नहीं करेंगे तो नीतियां सही बनेंगी कैसे, और तुम कैसे पलायन को रोक लोगे, कैसे अपनी स्कूलों की व्यवस्थाओं को सही कर लोगे, नहीं कर सकते हो। क्योंकि जिन लोगों को आपने चुन के भेजा है वो लोगों की नीतियां थी नहीं। वो कभी बीजेपी की विचारधारा से जुड़े थे, कभी वो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस की विचारधारा बीजेपी की विचारधाराओं में बहुत अंतर है। भैया वो कब बीजेपी में थे, कब वो कांग्रेस में थे, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो। जब उनकी विचारधाराएं उस व्यक्ति की चेंज हो सकती हैं तो उसके काम करने का तरीका भी चेंज हो सकता है, ये सब लोग जानते भी हैं। और जानने के बाद भी यदि ये चीज होती है तो उसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी राजनीति करना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि जो लोग भी अभी तक वीडियो बनाते हैं वो वीडियो तो बनाते हैं कि पलायन हो रहा है, इसमें सरकार जिम्मेदार है। मैं कह रहा हूं सरकार के साथ साथ जो लोग उस सरकार को चुन रहे हैं वो भी तो जिम्मेदार हैं। अब ऐसा है भैया, यही एक माध्यम है जिससे बात पहुंचाई जा सकती है,
यदि 1 लाख वोटर कहीं हैं, उसमें से 70,000 लोगों ने एक व्यक्ति को वोट दिया है, उस व्यक्ति के साथ पावर उस 70,000 या 50,000 लोगों की तो है। उस 50,000 लोगों ने कोई सोच समझ के तो वोट दिया होगा, किसी नीतियों के अनुसार दिया होगा, कोई मुद्दों के आधार पर दिया होगा। यदि बिना मुद्दों के आधार पर दिया है तो वो व्यक्ति काम कैसे करेगा? जब आपने वोट ही बिना मुद्दों के आधार पर दिया है, बिना पॉलिसी के आधार पर दिया है, बिना रोजगार के आधार पर दिया है, तो आपका वो व्यक्ति कार्य कैसे करेगा? क्योंकि उसकी भी विचारधारा कभी रही नहीं, वो तो केवल आपके मैंडेट से विधायक बना है, आपके मैंडेट से सांसद बना है, तो उसकी विचार वो काम कैसे करेगा? तो इसमें गलतियां उस व्यक्ति की कैसे? वो व्यक्ति भी तो हमारे बीच में से है, वो भी तो किसी व्यक्ति को वोट देता है। यदि खुद की विधानसभा है खुद को देगा, यदि खुद की नहीं है तो दूसरे को देगा। तो जब हम वोट देने वाले हम खुद हैं और हम लोगों में एक अवेयरनेस नहीं है, तो फिर कैसे हम दूसरे पर विश्वास कर लें कि वो व्यक्ति भी हमारी बात को मानेगा? तो मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि गलत होते हैं, यहाँ पर व्यक्ति ही गलत होता है, क्योंकि मैंडेट उसी व्यक्ति ने दिया है। अब एक व्यक्ति ठीक है, 4 सही है, 100 सही है, 200 सही है, लेकिन कोई ना कोई गलत है। देखो, जब कोई व्यक्ति किसी के वोट देने से जीत जाता है तो वो यही सोचता है कि मैंने, इसका मतलब मैं सही नीतियों को लेके, सही मुद्दों को लेके जनता के बीच में गया था। लेकिन जनता के बीच में हम मुद्दे तो सही ले गए थे, लेकिन वो मुद्दे केवल वोट पाने के थे, काम करने के नहीं थे। और यही उत्तराखंड में होते हुए आ रहा है। अब इसमें चेंज आपको करना है कि किस तरीके से चेंजेस लाए जाएं, कि जो एक राज्य अलग होने के नाते, जब राज्य अलग हुआ तो किस विचारधारा पे हुआ, क्या मांगों पे हुआ, जो उस टाइम के नेता थे। आज उत्तराखंड को 25 साल हो गए, क्या जिन मांगों के आधार पर हुआ था वो मांगे पूरी हो गई? जो मुद्दे उस टाइम पे थे, क्या वो मुद्दे सही हो गए? यदि वो चीजें सही हो गई तो मुझे नहीं लगता वो सही हुई होंगी, क्योंकि एक अलग राज्य, एक पृथक राज्य की मांग जब हुई थी तो मुद्दा रहा होगा कि एक पर्वतीय राज्य बनेगा, विकास होगा। डेवलपमेंट समय के साथ साथ होता है, उसमें सरकारें आगे भी आते रहेंगी, विकास होते रहेगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कह सकता है कि कोई कि पहले, आज से जब भैया 10 साल पहले उत्तराखंड में सड़कें इतनी थी, आज 10 साल के बाद सड़कें इतनी होंगी, और आगे यदि कोई और सरकार भी आएगी सड़कें और भी बढ़ेंगी। हाँ, ये होता है, विकास की जो रफ्तार है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आज की डेट में विकास को नहीं रोक सकते। ये विकास एक सतत प्रक्रिया का जरिया है। ये विकास लोगों के, आज लोग, इतने लोग शहर में बाहर जा रहे हैं, उनके नए नए इनोवेशन है, वो नई नई टेक्नोलॉजियां सीख के आ रहे हैं। उन चीजों को सीख के कोई गांव में रोजगार कर रहा है आज की डेट में, कोई कहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो इनोवेशन सरकार का इनोवेशन नहीं है, वो सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। तो इसको ये ना सोचें, बीजेपी वाले ये ना सोचे कि हमने विकास किया है, कांग्रेस वाले ये ना सोचे कि हमने ही किया था। करना पड़ेगा, वो सतत प्रक्रिया है, वो चलते रहेंगी, वो होंगी और वो करनी पड़ेंगी। वो नहीं करोगे तो यहाँ पर दिक्कतें भी किसको आती हैं? यदि कोई सड़क है, कल को पहचान उस गांव में सड़क नहीं है, जो विधायक आ जाओ कैसे जाएगा? वो जा सकता है 15 किलोमीटर। ये विकास उन्होंने आधा तो अपने लिए किया है कि मेरी जो वोट मांगने की कनेक्टिविटी है वो कैसे बढ़ेगी। तो ये मुद्दा है। तो मैं इसी टॉपिक पे, जो मेरा है, स्कूल खाली हो रहे हैं, स्कूल खाली इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी नीतियां कमजोर हैं, हमारे पास वहां पर रुकने का साधन नहीं है। हम लोगों ने एक मन बना लिया है, और वो मन क्यों भी ना बनाए। यदि वहां पर 4-5 बच्चे होंगे और उनमें से कोई भी बच्चा, यदि थोड़ा भी इस तरीके की चीजें होंगी, गांव में माहौल नहीं होगा, यदि माहौल खराब होगा तो लोग खराबी सीखेंगे। जब माहौल सही था तो लोगों ने वहां पर पढ़ाया भी है। ऐसा नहीं था कि लोग अचानक से निकले, लोग निकले हैं, उसके पीछे कारण है। और कारण यही है कि हम लोगों ने अपने नीतियों के आधार पे, अपने मुद्दों के आधार पे जो वोट दिए हैं, हम उनसे काम नहीं करवा पा रहे हैं। जनता की एक ऐसी पावर होती है कि वो जिन मुद्दों पे वोट दे
उन मुद्दों के बाद वोट देने के बाद उस व्यक्ति से उसका एक एक चीज का हिसाब मांग सकती है, लेकिन नहीं। किसी ने उसमें से, उस गांव में यदि कोई व्यक्ति है, उसमें से 15-20% लोग पहले ही बिक चुके होते हैं। किसी भी प्रकार से उनका कोई भी इस तरीके की चीजें या उनका काम हो चुका होता है, लेकिन उसमें से 40 या 50% लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई भी किसी प्रकार की डील नहीं करते हैं। वो विकास चाहते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि कुछ लोग इसी में डील कर गए, इन्हीं मुद्दों पे उनकी चीजें हो गई, वो लोग साइड हो जाते हैं। प्रतिनिधि विधायक वगैरह कभी दिखते ही नहीं है, तो फिर लोगों का मन बदल जाता है। फिर वो दूसरी बार दूसरे को जिता देते हैं, फिर उसका भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सब चीजें, इन चीजों में सभी लोगों को ध्यान देना होगा। इन्हीं मुद्दों के आधार पर यही हमारे आज जो हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ, मैंने कल भी अपनी वीडियो में बात कर रहा था कि हमारी एक फैक्ट्री थी, उसको निजीकरण दे दिया। कारण क्या है? इसमें हमारे जनप्रतिनिधि भी इसके मेन, जब चीजें चल रही होती हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट होती है, निजीकरण होती है, बीजेपी का कोई भी बंदा उसके फेवर में बात नहीं करता है, विपक्ष करता है, क्योंकि विपक्ष कर रहा है, विपक्ष करता है। लेकिन यदि पक्ष वाले भी करें तो कुछ बात बने। पक्ष वाले कभी नहीं बोलते। पक्ष वाले इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हम अपने ही पार्टी के खिलाफ करेंगे तो 10 जो लोग हैं वो हमसे पूछेंगे क्या ऐसे मतभेद आपके बीच में हो गए, क्या आप अपने पार्टी के खिलाफ चलेंगे? तो उसका जवाब दे पाना उस व्यक्ति के सामने, उस प्रतिनिधि के सामने, उस विधायक के सामने, सांसद के सामने थोड़ा टफ हो जाता है। कारण यही है। लेकिन एक अच्छे लोकतंत्र के अंदर ये होना चाहिए कि अपने सरकार से भी जो व्यक्ति जवाब मांगे, उसको ये सोचना चाहिए कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, ना कि अपने पार्टी का। यहाँ लोग सोचते हैं कि यदि मैंने अपने पार्टी के खिलाफ भी 4 बातें पूछ ली तो पार्टी अगली बार मुझे टिकट नहीं देगी, हो सकता है उस पद से भी हटा दे। तो ये चीजें हैं, इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है और इस मुद्दे को सोचना है। इस मुद्दों में सबसे ज्यादा गलती हमारी है। मैं केवल लोगों से आग्रह करता हूं कि आप इस मुद्दे को, जिस मुद्दों पे आप वोट देते हैं, सभी लोग गांव के एकजुट हों कि यदि हम इस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं तो अगले जीतने के बाद वो मुद्दा वहां पर होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो उस प्रतिनिधि को बुलाइए, नहीं आता है उसका बहिष्कार कीजिए और उस तरीके से चीजें करिए। यदि इस तरीके से चीजें होंगी तो कभी गलत नहीं होगा। इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और इस मुहिम पर काम कीजिए। तो जय उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद।